and welcome to my YouTube channel. So today I am going to start our next chapter, which is chapter 11, Energy 1, Work and Kinetic Energy. So in this book जो HR के बुक के जो मैकेनिक्स कोर्स जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना, उसके अंदर दो चैप्टर है, एक है चैप्टर 11, चैप्टर 12. इनका डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको. चैप्टर 11 में क्या है कि हमने एनर्जी 1 डिस्कस की है. इट मीन्स कि वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी, वर्क को हमने एंड काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया. बट जो चैप्टर 12 है उसके अंदर हमने एनर्जी 2, वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया है. सो यहाँ पे हमने एक चीज़ को डिस्कस किया, एक एनर्जी को, वर्क के साथ वो है काइनेटिक एनर्जी. सो एज वी नो दैट कि ये तीन टर्म्स जिसमें एनर्जी, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, और आप अपनी लोअर क्लास में या इंटरमीडिएट तक ये पढ़ते आए हैं कि एनर्जी क्या है, वर्क क्या है एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है. सो एनर्जी क्या है? एनर्जी बेसिकली हमें पता है, हम कहते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. कोई भी काम करते हैं उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होती है उस काम को करने के लिए, और उसमें वर्क डन भी होता है. अगर देखा जाए ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कि जब हम फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो वर्क डन होता है. इट मीन्स कि बॉडी में एनर्जी है तभी उसने एक फोर्स अप्लाई की, तो एनर्जी जो है वो इस इधर एबिलिटी टू डू वर्क का काम कर रही है. एबिलिटी टू डू वर्क है इसकी बेसिक मीनिंग. सो अगर देखा जाए एनर्जी को ब्रॉड सेंस में, कि एनर्जी ब्रॉड सेंस में क्या है, जितनी भी सिविलाइजेशंस होती आई हैं उसमें एनर्जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. कि जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है उसमें एनर्जी की ज़रूरत हुई है. और साइंटिस्ट यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो भी पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि जितनी सिविलाइजेशन होती आई है वो तो हुई है. अब जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो भी पॉसिबल है. वो इसलिए क्योंकि जो पीपल उन्हें पता है कि किस तरह जो है एनर्जी को यूज़ करना है, किस तरह उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है. क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती. वो हालांकि चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. सो बेसिकली एनर्जी ये है. अगर एनर्जी की हम डेफिनेशन लिखें, वो एनर्जी जो है एज वेल एज वो स्केलर क्वांटिटी है. सो हियर आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी क्या है? The energy is so broad that a clear definition is difficult to write. It means कि बहुत broad sense से एनर्जी का एक clear definition नहीं लिख सकते, बट हम कह सकते हैं the energy is the ability to do work. So technically जो एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी हमें पता है. अगर हम इसकी definition लिखें so हम लिख सकते हैं कि एनर्जी बेसिकली the ability to do work. The ability to do work is called एनर्जी. कि जितनी भी काम करने की सलाहियत है उसको हम एनर्जी कहते हैं. जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं उसके अंदर आपकी एनर्जी इन्वेस्ट ज़रूर होती है. बिकॉज मैं अगर एक बुक को दूसरी बुक पर रखूँ, एक बुक से उठाकर एक बुक को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखूँ, कोई ना कोई वर्क डन होगा, कोई ना कोई एनर्जी वेस्ट हुई होगी और कोई ना कोई टाइप होगी एनर्जी की उसके अंदर. सो जो तीनों चीज़ें हैं ये तीनों एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड है. सो बेसिकली समझाने का ये मतलब था. सो एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया, एनर्जी क्या है बेसिकली. अब हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है. काइनेटिक एनर्जी जो है इट्स ऑल्सो अ एनर्जी टाइप. इट मीन्स कि एनर्जी की काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन मेन जो दो हैं वो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. वैसे तो एनर्जीज बहुत सारी हैं, जैसे हमने एनर्जीज पढ़ी, केमिकल एनर्जी, फिर उसके बाद सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी. इट मीन्स कि एनर्जी की बहुत टाइप्स है, बट हियर वी आर डिस्कसिंग ओनली टू एनर्जीज विच इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्टेट, अगर वो रेस्ट में, अगर हम उसको थोड़ा सा मूव कराएं, सो जो होगी उसके अंदर एनर्जी वो होगी काइनेटिक एनर्जी. इट मीन्स कि हम बस उसको मूव कराएं, उसकी पोजीशन चेंज ना करें. क्योंकि जब हम पोजीशन चेंज करते हैं, किसी हाइट पे ले जाते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है. सो हियर अगर हम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखें, so it will be kinetic energy. अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी associated with the state, associated
with the state of motion of an object अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/mv²। हम कह सकते हैं कि द फास्टर द ऑब्जेक्ट मूव, इट मीन्स कि जितना फास्ट ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतनी ही ज़्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक, और हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वो रेस्ट में है, सो उस पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। अंडरस्टूड सी बात है, बिकॉज इट्स डजंट मूव, वो मूव नहीं कर रहा। जब वो मूव करेगा सो हम कहेंगे कि उसके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। बट जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी कंडीशन, द काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो ऑन इट। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv²। इट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इतना तेज़ फास्ट मूव कर रहा है तो इट मीन्स कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इतना ही था कि काइनेटिक एनर्जी अब हाइट पे क्या होती है वो डिफरेंट, कि जैसे जैसे हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पर है। ठीक, अब ये ग्राउंड पर है, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। बट जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा होगा काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन फिर क्या होगा, एट दैट पॉइंट मतलब जब वो हाइट पे पहुँचेगा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल। फिर जब ये वापस आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती। तो अगर हम हाइट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। बट हियर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो इस फॉर्म में मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पर था ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वो मूव करके गया है। सो दिस इज़ द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी बेसिकली है क्या। सो अब हम आते हैं वर्क पे कि वर्क क्या है। वर्क इज़ अ क्रूशल वर्क हम पढ़ते हैं वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट हम इस सेंस में वर्क को नहीं डिफाइन कर सकते। अगर हम वर्क को डिफाइन करें, ये भी सही है अगर आप इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला उसको डिफाइन कर दें। बट अगर इन टर्म ऑफ डेफिनेशन देखा जाए कि वर्क क्या है, तो क्या है वर्क। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं एंड अंडरस्टूड सी बात है, इट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन से दैट द वर्क इज़ टू बी डन। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट है, मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, सो मैं कह सकती हूँ कि वर्क हुआ है इस ऑब्जेक्ट पे। सो कम टू दी डेफिनेशन पे आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, इफ़ यू accelerate an object to a greater speed by applying a force to the object, you increase the kinetic energy K is equals to 1/2mv² of the object। सो अब आप देखें क्या कह रहा है कि अगर हम एक्सीलरेट करें किसी भी ऑब्जेक्ट को, उस पर फोर्स लगाएं ऑब्जेक्ट पे, इनकी कह रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं सो वो एक्सीलरेट होगा। अंडरस्टूड सी बात है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। सो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो एक्सीलरेट हो, सो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अंडरस्टूड सी बात है कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। सो जैसे कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ये सरफेस है, ठीक, इट्स अ सरफेस, ये ब्लॉक है, मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, मैंने फोर्स अप्लाई की, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, फोर्स अप्लाई की, ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आ गया। इट मीन्स कि ये डिस्प्लेस हुआ है, इसके बीच कोई ना कोई डिस्टेंस होगा विच इज़ एक्स। तो हम कह सकते हैं द वर्क इज, सो वी कैन से दैट द वर्क इज़ टू बी डन। कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो एक्सेलरेट हो या वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो हम कह सकते हैं कि वो वर्क है। सो वर्क का अगर हम
वर्क को अनदर फॉर्म में भी हम कह सकते हैं कि वर्क जो है काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी जो है इसके अंदर हमें पता है कि इंक्रीज़ हो रही है जब भी हम वर्क डन करते हैं। कि वर्क डन क्या है, बेसिकली आप खुद देखें सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बहुत ज़्यादा। जैसे एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू वर्क, आप काम कर रहे हैं ड्यू टू एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो इसी तरह वर्क डन भी मतलब ऑल आर मतलब ये तीनों वो टर्म्स जो है ये एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। एनर्जी को एक और तरीके से भी देखें तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्या करती है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, फोर्स हैज़ ट्रांसफर्ड एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ और फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू योर सेल्फ। सर आपने देखा कि हम ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं और उससे हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। सो हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली जो फोर्स है वो क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, या फ्रॉम मतलब हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक जो है उस पे हमने फोर्स लगाई और एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। सो इस ब्लॉक से इसमें भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। सो एनर्जी ट्रांसफ़र करने का जो मतलब काम है, प्रोसेस है, वो हम फोर्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो एनर्जी को फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्योंकि हमें पता है फोर्स जो है वो एक एजेंट है जो किसी भी चीज़ को पुश या पुल करने का काम करता है। सो हियर फोर्स जो है वो एक ऐसा एजेंट काम करती है जब भी हम फोर्स को डिस्कस करते हैं। सो अगर हम देखें कि एनर्जी जो है वो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगी, क्योंकि हम एनर्जी का ही टॉपिक है बेसिकली हमारा, हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी को वर्क और काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो हमारी जो एनर्जी है वो कब पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। सो हियर इज़ अ पॉइंट यू कैन राइट, एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट, transferred to the object is positive work, and energy transferred from the object, transferred from the object is negative work। अब देखिए कैसे कह रहे हैं, हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो वर्क डन जो है उस पर पॉजिटिव वर्क डन होगा। लेकिन फिर जब ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ऑब्जेक्ट से, दोबारा ऑब्जेक्ट से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। बिकॉज इसमें तो ये आ जाता है एंगल का कि किस एंगल से है। सो वो पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, तो इस हिसाब से हो जाता है कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव में चला जाता है। सो अगर देखा जाए तो हमने तीन मतलब वो जो वर्क की जो फॉर्मूलाज हैं वो पता है हमें। जिस तरह वर्क जो है इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू, अगर वर्क को हम डेफिनेशन से इन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम किस तरह लिखते हैं, वर्क इज़ इक्वल्स टू फोर्स डॉट डी, ठीक है। ये वेक्टर, ये भी ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ठीक। बट वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट्स द डॉट प्रोडक्ट, और हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो इन द डॉट प्रोडक्ट और रिजल्ट हमें स्केलर मिले, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। सो अगर हम इसको लिखें मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो लिख सकते हैं एफ टी कॉस थीटा। Here we use the trigonometric ratio which is cos theta. Okay, so and work done is also equal to force dot d. So here are three definitions. अब ये तीन डेफिनेशन नहीं कह सकते, बेसिकली इट्स अ थ्री फार्मूलाज। अब ये कहाँ पर हम इनको एम्पलीफाई करेंगे, कहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे, लेट्स सी। सर पीछे हमने तीन फार्मूलाज लिखे थे वर्क डन के, बेसिकली हम कह सकते हैं थ्री इक्वेशंस लिखी थी। सो वो कब यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी फोर्स है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज़ द फोर्स शुड बी कांस्टेंट, द फोर्स शुड बी कांस्टेंट। इट मीन्स क्या है कि फोर्स शुड बी कांस्टेंट, इट मीन्स कि उसकी ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज आना चाहिए और ना ही डायरेक्शन में। इट मीन जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसकी ना ही डायरेक्शन चेंज हो और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो।
फर्स्ट कंडीशन है वो वर्क की 3 इक्वेशंस हम जब यूज़ कर सकते हैं तब हमारे पास ये फर्स्ट क्वांटिटी उस पर फर्स्ट कंडीशन उस पर अप्लाई हो कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जब ऑब्जेक्ट जो है हम उस पर फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट पे, जब वो मूव करे तो ना ही उसकी मतलब जो है उसकी ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही डायरेक्शन चेंज होना चाहिए जब ऑब्जेक्ट मूव करे। सेकंड क्या है कि द बॉडी शुड बी रिजिड, कि रिजिड बॉडी होनी चाहिए। अब रिजिड बॉडी क्यों? अब देखें रिजिड बॉडी क्या होती है, जब रिजिड बॉडी मूव करती है तो उसके सारे पार्टिकल जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो उसको हम कहते हैं कि वो रिजिड बॉडी है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि रिजिड बॉडी होनी चाहिए। अब एक अंडरस्टूड सी बात है, अब वर्क डन है, अब वो एक वेक्टर तो नहीं है, ठीक है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की कोई ना कोई डायरेक्शन है और इसमें हम एंगल भी यूज़ कर रहे हैं। सो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, एंड एट द टाइम वर्क डन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या कंडीशंस हैं कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होगा। सो हियर डिस्कस करते हैं हम। अगर ऑब्जेक्ट मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो पॉजिटिव वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है उस पर, और ज़ीरो भी हो सकता है। अब वो कैसे? अगर एंगल इफ़ एंगल लेस देन ग्रेटर देन 90, सो हम कह सकते हैं देन वर्क डन इज नेगेटिव। इट मीन्स कि अगर हमने फॉर्मूला पढ़ा है एफ डी कॉस थीटा, अब थीटा की जगह अगर आप 90 से ग्रेटर वैल्यू कोई भी पुट करोगे, 90 से ग्रेटर होगी, अगर कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपको वर्क डन हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। यू कैन पुट एनी वैल्यू ग्रेटर देन 90 एंड यू कैन सी द रिजल्ट। ओके, सो इसका सेकंड क्या है कि अगर एंगल लेस देन 90 हो, अंडरस्टूड सी बात है, जब लेस देन 90 होगी देन वर्क डन इज पॉजिटिव, then work done is positive. And then थर्ड कंडीशन, थर्ड क्या है? अगर एंगल इज इक्वल टू ज़ीरो हो, अगर एंगल ज़ीरो हो, सॉरी एंगल ज़ीरो नहीं, अगर एंगल एग्जैक्ट 90 हो तो क्या होगा? देन वर्क डन इज ज़ीरो, बिकॉज वर्क डन इज देन वर्क डन इज ज़ीरो। इस तरीके से एंगल इज इक्वल टू 90 में पता है कॉस 90 किसकी इक्वल है? ज़ीरो की इक्वल है। लेस देन 90, सो लेस देन 90 में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। अगर हम ज़ीरो ले लें, कॉस ज़ीरो किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है। सो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू। सो इधर इस तरीके से आप वैल्यूज़ पुट करके इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि आया कौन सी वैल्यू जो है वो हमें पॉजिटिव दे रही है, कौन सा नेगेटिव दे रही है, उस पर वर्क डन कैसे हो रहा है, वर्क डन जो है वो नेगेटिव किस पे हो रहा है, पॉजिटिव किस पे हो रहा है, ज़ीरो पे किस पे हो रहा है, कौन सी एंगल है कौन सी नहीं है। सो दिस, सो आगे जो है वो हम कुछ थ्योरम्स को डिफ़ाइन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. And you have any queries related to topic, you can ask me in comment section. Thank you.